अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। कौमी सियासत पर जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उसके पस मंज़र में ख़ासी आपाधापी हैं। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ अपना महाज़ गर्म कर दिया है। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ एक मजबूत लॉबिंग हो रही है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरा बड़ा जो मामला है वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सर्द जंग का आगाज़ कर दिया है। बिलवास्ता तौर पर यह पैगाम पूरे मुल्क में फैलाया गया है कि वो ईवान सदर छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब कौमी मंजरनामे से गायब हो गए हैं। वो मुत्तहिदा अपोजिशन को इशारे दे रहे हैं मगर कौमी सियासत से गायब है। एक अहम तरीन मामला सुप्रीम कोर्ट के महाज पर भी है। हुकूमत ने नज़रसानी की अपील दायर कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इसका सबब यह है कि बाकी जो कैदी है वो भी इस हक़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। नज़रसानी की ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मुस्तरद हो गई है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर कानून के अलावा इस्लामाबाद के कुछ मनासिब जो है वो फ़रीक बनाए गए थे और तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस हवाले से दायर की गई थी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाना था, जबकि हुकूमत ने उनको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस हवाले से कुछ जो है वो जल्दी कार्रवाई की अपील थी, लेकिन आज यानी मंगल के रोज़ ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई है। यानी इसका मतलब ये है कि अगले कुछ घंटों में तहरीक इंसाफ इन एतराज़ात को दूर कर देगी और ये दरख्वास्त असर नौ दाखिल हो जाएगी और शायद अब ये दरख्वास्त मंजूर भी हो जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ है वो सिर्फ ये है कि दरख्वास्त में जो तौहीन अदालत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसकी फहरिस्त नहीं है मौजूद। तो बहरहाल ये फहरिस्त लगाकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त असर नौ अगले चंद घंटों में दाखिल होने की तवक्को है। पाकिस्तान में हालात व वाक़यात के जितने भी ऊँट हैं वो 16 सितंबर और 27 सितंबर की तारीख़ से पहले किसी न किसी करवट बैठेंगे। ये एक बिल्कुल वाज़ेह अमर है। इस हवाले से जो इस वक्त कौमी सियासत के मंजरनामे पर अहम तरीन मामला चल रहे हैं वो मोहसिन नकवी से मुताल्लिक़ है। मोहसिन नकवी के हवाले से बार बार ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में मोहसिन नकवी को फ़रीक क्यों नहीं बनाया। ज़ाहिर है इस हवाले से जो नुक्ता उठाया जा रहा है वो ये कि मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर एक राब्ते में थे और मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ ये बात बार बार करने से दरअसल एक और पहलू उजागर होता है बिलवास्ता तौर पर पस मंज़र में कि मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं और जब मोहसिन नकवी किसी हवाले से अपना रुझान ज़ाहिर कर रहे हो तो ये एक तरह से ताकतवर हलकों का इशारा समझा जाता है। इमरान खान के मामले में ये बात जूँ की तो दुरुस्त है या नहीं, लेकिन मोहसिन नकवी के हवाले से जो उनके मुक़र्रबीन हैं वो कुछ अरसे पहले एक बिल्कुल आउट ऑफ लूप बात किया करते थे जिसका इन वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपके सामने एक पस मंज़र के तौर पर इसको बयान कर देता हूँ और वो ये कि मोहसिन नकवी अपने करीबी हलकों में कहते थे कि अगर PMLN की हुकूमत नहीं होगी और जो भी हुकूमत इस असम्बली में होगी तो उनके भी PM के उम्मीदवार वही होंगे, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार वही होंगे। ये बात हमें कोई और नहीं उनके मुक़र्रबीन बता रहे थे। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीलॉग्स मौजूद है जिसमें ये बात बिलवास्ता पैराओं में चंद माह पहले कही गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि PMLN जब बार बार मोहसिन नकवी का नाम उछाल रही है और बार बार ये सवाल उठवा रही है अपने करीबी वीलॉगर्स के ज़रिए तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि मोहसिन नकवी PMLN के रडार पर है। कुछ और इशारे भी है और वो ये कि राना सनाल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ एक TV चैनल पर ये कहा है कि तौहीन अदालत तो हुई है, इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाने के बजाय, लेकिन उन्होंने जो वजह बयान की वो उस वजह की ज़िम्मेदारी उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर डाली है। उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा सका उसकी वजह लॉ एंड ऑर्डर थी और लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी वज़ीर दाखिला के तौर पर मोहसिन नकवी के ज़िम्मे है। लिहाजा अगर इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल किया गया तो उसके बरह रास्त ज़िम्मेदार मोहसिन नकवी है।
यूँ अगर गौर किया जाए तो मोहसिन नकवी का नाम खुले बंदों टीवी चैनल्स पर PMLN के रहनुमा लेने लगे, उनको जिम्मेदार ठहराने लगे। अब जो PMLN के सर्कल्स हैं, अंदरूनी हलके हैं, वहाँ जो गपशप हो रही है, गॉसिप हो रही है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। PMLN के करीबी हलके बार बार मुतवातर बसअदरार बतकरार ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी इस हुकूमत के सारे मज़े लूट रहे हैं। वो वज़ीर दाखिला है, बड़ी हद तक वो वजारत ख़ारजा का स्टेटस भी इंजॉय कर रहे हैं, ईरान के सारे मामले में वो इन्वॉल्व है कि बरतानिया में जो अहम तरीन मैसेजिंग हो रही है वो उनके थ्रू हो रही है, जितने भी अहम मामला तय हो रहे हैं वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनके दौरे हो रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। यानी एक तरह से वजारत ख़ारजा भी उनके हाथ में है, जबकि वज़ीर ख़ारजा नवाज़ शरीफ के समधी और इस हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के पास है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल भी संभाले हुए है और वहाँ उनकी कोई अच्छी कारकर्दगी भी नहीं है। इस हुकूमत के तमाम मज़े, तमाम इख्तियारात, इक़्तिदार के तमाम दायरे उनकी तरफ बहते हैं, उनके ज़रिए खुलते हैं। और मोहसिन नकवी जो है वो इन तमाम मामलात में हुकूमत के तमाम मज़ों को लूटने के बावजूद हर मामले से बरीज़िम्मा रहते हैं। लिहाजा PMLN समझती है कि अब चूँकि वो मज़े लूट रहे हैं तो उनको इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तनकीद हो रही है उसकी ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए और इसका ज़िम्मेदार उन्हें ठहराया जाना चाहिए। चुनांचा नून लीग अब कदरे बुलंद आहंग हो रही है मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़, उनके मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रही है। अगरचे वो निजी महफ़िलों में तो मोहसिन नकवी का नाम जिस तरह ले रहे हैं वो नाकाबिल बयान है, मगर अब वो टीवी चैनल्स पर भी गुफ्तगू करने लगे। और राना सनाल्लाह की तरफ से गुफ्तगू वाज़ेह करती है कि अब मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू है वो और ज़्यादा तेज़ होगी। दूसरी तरफ एक इत्तला ये है कि मशरिक़ वस्ता के बाज़ ममालिक में मोहसिन नकवी के हवाले से एक लॉबिंग हो रही है। ईरान के हवाले से मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ ममालिक में एक ख़ास तरह की ओपिनियन पाई जाती है, फ़िरका वाराना राय भी मौजूद है। और ज़ाहिर है कि जो मशरिक़ वस्ता का जो पूरा मंज़रनामा है, जोग्राफ़ियाई मंज़रनामा है, उसमें मफादात का भी एक टकराव है। ईरान के ख़िलाफ़ मशरिक़ वस्ता के बाज़ ममालिक में जो राय है वो महज़ फ़िरका वाराना भी नहीं है, बहुत सारी जगहों पर मफादात का टकराव है। तो बहरहाल नून लीग इस बात को अच्छी तरह समझती है और अब ये लॉबिंग हो रही है कि मोहसिन नकवी ज़्यादा जो रुझान है अपना वो ईरान की जानिब रखते हैं। और पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से जो किरदार अदा किया है उसमें अहम तरीन किरदार मोहसिन नकवी का है। ये बात मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ जाती है और अब ये बातें भी कदरे बुलंद आहंग होने लगी है। मोहसिन नकवी से हम सीधे चलते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ। आपको याद होगा आसिफ अली ज़रदारी ने कभी मोहसिन नकवी को अपना बेटा कहा था। परवेज़ इलाही के घर वो तशरीफ़ ले गए थे और परवेज़ इलाही के साथ उनकी जो रिश्तेदारी है उसका जिक्र करते हुए को उन्होंने कहा था कि आपका तो उनसे ये रिश्ता है और मेरा वो एक तरह से बच्चा है। तो मोहसिन नकवी अब ज़ाहिर है बच्चे नहीं रहे। बिलावल भुट्टो भी उनके हवाले से जब गुफ्तगू करते हैं तो उन्हें अपना भाई करार देते हैं। 2 रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा सहाफ़ी को कि आप 2 भाइयों को आपस में न लड़ाएं। लेकिन बुनियादी तौर पर मोहसिन नकवी इस पूरे सिस्टम में जहाँ खड़े हैं और आसिफ अली ज़रदारी और उनकी सियासत और सिंध की सियासत जहाँ खड़ी है उसमें बौदुल मशरिक़ैन है। ये दोनों 2 मुख्तलिफ़ धारों की सियासतें हैं, 2 मुख्तलिफ़ समतों की सियासतें हैं। आसिफ अली ज़रदारी जो चीज़ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, मोहसिन नकवी मुसिर है कि उस पर वो आमादा हों। यूँ ये दोनों अपने सियासी क़िबले बिल्कुल बदल चुके हैं और अब सूरत हाल ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ये इशारे दे रहे हैं कि वो ईवान सदर को खाली कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक मुकर्रब ख़ास सहाफ़ी के ज़रिए ये बात टीवी चैनल्स पर करवा तो दी है, लेकिन इससे एक सवाल पैदा हुआ है कि क्या आसिफ अली ज़रदारी ऐसा कर भी सकते हैं। आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जब पहली मुद्दत सदारत को इंजॉय कर रहे थे तो उन दिनों उनके बहुत शदीद किस्म के इख्तिलाफ़ात उस वक्त के आर्मी चीफ से हुए, जनरल कियानी साहब से हुए। उन दिनों खुले बंदों ये बात कही जा रही थी कि उन्हें ये कहा गया है कि वो ईवान सदर खाली करें। आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से तब मुख्तलिफ़ सहाफ़ी, जिनमें ये साहब भी शामिल है जो अभी ये कह रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी ईवान सदर खाली करने के लिए तैयार हैं, ये साहब भी शामिल थे। उन्होंने उस वक्त हमें ये ख़बर दी थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ईवान सदर में एक बंदूक अपने साथ रखते हैं और उन्होंने कहा कि जब भी मुझसे ईवान सदर खाली कराने के लिए कहा जाएगा तो यहाँ एक जंग होगी और वो सीधे अपने पैरों पर नहीं जाएंगे, एम्बुलेंस के ज़रिए जाएंगे। और उस वक्त इन्होंने आसिफ अली
علی زرداری کو ایک طرح سے گلوریفائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آصف علی زرداری پر بے انتہا الزامات ہیں، پیپلز پارٹی پر قبضے کا الزام ہے، پیپلز پارٹی کی جو اپنی پولیٹکس ہے جو کسی حد تک بائیں بازو کی پولیٹکس کے ساتھ اصولی بھی تھی، کچھ خاص حوالے تھے بنیادی حقوق کے اس کے ساتھ وابستہ، دوسرے وہ قومی سیاست کے حوالے سے جو ایک خاص رائے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے لے کر چل رہے تھے، وہ ساری جو رائے ہے وہ کمپرومائز ہو گئی تھی۔ آصف علی زرداری صاحب کے ذریعے وہ معاہدے کرتے تھے، مفاہمت کرتے تھے، انہیں ڈیل کا بادشاہ کہا گیا، پھر وہ مختلف قسم کے سودے بازیوں میں رہے، پھر جو کرپشن کے الزامات لگے۔ اس زمانے میں جو سسٹم کا آغاز ہوا جس نے کرپشن کی بنیاد منظم کی، ایک پیرالل متوازی حکومت قائم کی سندھ کے اندر، وہ سسٹم آج مختلف رنگ و روپ اپنے نکال چکا ہے، اسے کئی دھارے بن چکے ہیں، کئی تہیں بن چکی ہے۔ تو کرپشن کا ایک بہت بڑا الزام تھا۔ ایسی کیفیت میں، ایسے حالات میں آصف علی زرداری کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ اتنا کچھ حاصل کرنے کے باوجود ان کا نام جو ہے وہ اس فہرست میں لیا جائے جس میں بے نظیر کا نام ہے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ایک مخصوص پروپیگنڈا ان لوگوں نے کیا جو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بہت قریب تھے، مگر آپ نے دیکھا کہ تب بھی آصف علی زرداری صاحب نے معاملات طے کیے، جو کچھ انہوں نے کہا وہ انہوں نے قبول کیا، سارے سودے انہوں نے ان کے حق میں کیے اور اقتدار سے وہ چمٹے رہے۔ اب بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ محض بالواسطہ میسیجنگ ہے، لیکن در حقیقت ایوان صدر وہ کسی بھی طرح چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اقتدار سے وہ چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بہت ہی باریک لائن پر کام کر رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو کسی نہ کسی طرح خوش کیا جائے، مگر اپنا جو اختلاف ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ظاہر کیا جائے اور پی ایم ایل این کے ساتھ فاصلے پیدا کیا جائے۔ اسی لیے بلاول بھٹو صاحب نے متحدہ اپوزیشن کی مختلف جماعتوں سے رابطے شروع کیے ہیں، محمود اچکزئی سے ملاقات کی ہے، وہ سگنلز دے رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم تعاون بڑھا سکتے ہیں، دوسری طرف پی ایم ایل این کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون سازی میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ سارا جو ماحول برپا کیا جا رہا ہے اس کا فرق اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ تو کوئی نہیں پڑتا، انڈائریکٹلی وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہو ہی جاتا ہے، لہٰذا اس کا جو فرق پڑتا ہے وہ نون لیگ کی حکومت کو پڑتا ہے۔ تو بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے سندھ کی، وہ ایک خاص طرح کے جو ہے وہ پیغام رسانی کر رہی ہے نون لیگ کے خلاف، اور اس پورے سیناریو میں جو بنیادی مسئلہ ان کا ہے صوبوں کے قیام کے حوالے سے، جس کے لیے وہ راضی نہیں ہے، اور کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالواسطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلا رہے ہیں کہ جب یہ کام ہونے لگے گا تو اس کا کوئی اور نقشہ ہم نکال لیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن سیاسی طور پر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ایک راستہ رکھیں گے۔ تو بہرحال یہ جو پیغام رسانی ہے، یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، دوہرا کھیل ہے، ثنوی کردار ہے، مختلف رخ ہے اس کے، یہ جاری ہے، چوہے بلی کا کھیل ہے، اعصاب کی لڑائی ہے، جس میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے فاصلہ پیدا کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ اس پورے تناظر میں ابھی جو بات سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ یہ کہ بلاول بھٹو اچانک قومی منظرنامے سے غائب ہو گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ سارا جو بوجھ ہے وہ پی ایم ایل این کے کندھوں پر جا رہا ہے، اور پی ایم ایل این اس بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے محسن نقوی پر بھی کچھ بوجھ ڈالنا چاہتی ہے۔ یہ ہے وہ آج کا قومی منظرنامہ جس کے اندر مختلف سیاست کے رخ طے ہو رہے ہیں۔ اسی میں یہ فیصلہ ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو آخری نقطہ یہ بیان کر دیں کہ تحریک انصاف 28ویں ترمیم میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی بھی طرح اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 28ویں ترمیم کے بہت سے نکات ایسے ہیں جس سے تحریک انصاف اتفاق رکھتی ہے، مگر وہ اس اسمبلی میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرنا چاہے گی۔ سبب اس کا یہ ہے کہ اگر 28ویں ترمیم کی تحریک انصاف حمایت کرے گی تو اس سے وہ بالواسطہ طور پر موجودہ اسمبلی اور فارم 47 کی اس حکومت کو بھی سند جواز فراہم کر دے گی۔ تحریک انصاف یہ کام نہیں کرنا چاہ رہی۔ اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو جو پیغام وہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو انہیں ان کا مینڈیٹ واپس کر دیا جائے اور وہ حکومت میں رہتے ہوئے یہ کام کرے، یا پھر وہ یہ چاہیں گے کہ ایک آزاد الیکشن ہو اور نئی حکومت اس کام کی طرف راغب ہو۔ بہرحال کیا رخ نکلے گا، یہ ساری چیزیں سپٹمبر کے مڈ میں طے ہو جائیں گی، اور قومی سیاست کا یہ جو بڑا دھند آلود منظرنامہ ہے یہ واضح ہونا شروع ہوگا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔